चैप्टर नंबर 9 है। तो जगनी नाम की एक लड़की है, वो अपने विलेज के एक मेले में गई है, ठीक है। शी हैज वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अच्छा, मेले में बहुत सारे पॉट्स बिकते हैं, बहुत सारे पैंस बिकते हैं, शाइनी कलर होता है उनका, शाइनी स्टील के होते हैं। फिर बहुत सारी प्लास्टिक बकेट्स बिकती हैं, लाल कलर की, येलो कलर की, जो थोड़ी सी ब्राइट होती हैं, आंखों को अपील करती हैं। अलग अलग क्लॉथ्स पे अलग अलग तरीके के डिजाइन है, अलग अलग फ्लावर्स की। फिर क्लॉक वर्क टॉयज होते हैं। ये सब जो गांव में मेले लगते हैं, ज्यादातर सामान आपका शहरों से आता है। अब जो लोग शहर से सामान को लेके आते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके पास एक टेम्पो ट्रेलर होगा या ट्रक या बस में अपने सामान को पैक करके लाएंगे, पूरे दिन उसको गांव में बेचेंगे और एट द एंड ऑफ द डे उस सामान को पैक करके वापस ले जाते हैं। तो यहाँ पे जागनी ये सोच रही है कि ये जो लोग हैं जो सामान लाके यहाँ मेले में बेच रहे हैं, ये मूव पे क्यों, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं। तो उनकी माँ ने उनको समझाया कि बेटा ये ट्रेडर्स हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। ये लोग सामान किसी और जगह से खरीदते हैं, फिर उसको किसी ले जाके किसी दूसरी जगह पे बेचते हैं। खरीदते कम दाम में है, बेचते ज्यादा दाम में हो, जो बचा हुआ पैसा है वो इनका प्रॉफिट होता है। ये माँ ने जागनी को एक्सप्लेन किया। तो अब हम लोग पता करेंगे कि भाई ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में एंशंट इंडिया में हमको कैसे पता चला। तो हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में इससे पहले के चैप्टर 8 में बात की थी। ये एक फाइन पॉटरी हुआ करती थी, इसमें बाउल्स थे, प्लेट्स थे। बहुत अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट से ये पॉटरी मिली है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। अब आप सोचिए फ्रेंड्स कि ये जो सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट से जो फाइन पॉटरी मिली है, ये थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट मिली है। अब बात यह, अगर ये थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट मिली है तो वहां पहुंची कैसे? क्योंकि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट तो बनता नहीं था, तो पूरे चांसेस रहे होंगे कि ये बना एक जगह होगा और दूसरी जगह पे जाके इसको बेचा गया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस समय पे धंधे वाले थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, जो सामान को एक जगह से खरीद के दूसरी जगह ले जाके बेचते थे। इसीलिए ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिला है। वहीं पे अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया किन किन चीजों के लिए फेमस था? तो सोने के लिए फेमस था, मसालों के लिए फेमस था, स्पेशली काली मिर्च के लिए फेमस था। प्रेशियस स्टोन्स के लिए भी साउथ इंडिया बहुत फेमस था। काली मिर्च का रोमन अंपायर में बहुत वैल्यू थी। रोमन अंपायर में काली मिर्च पेपर को ब्लैक गोल्ड माना जाता था। इसलिए जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत सारे गुड्स को रोम लेके जाया करते थे। पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा कि बहुत सारे गुड्स रोम से इंडिया में भी आते थे। अरिकामेडू नाम का एक पोर्ट है जो कि प्रेजेंट डे पौंडीचेरी है, और बहुत सारी चीजें यहाँ से रोम जाती थी। उन रोम जाने वाली चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि थी पेपर। अब ये लोग रोम जाते कैसे थे या दूसरी जगहों पे जाते कैसे थे? तो बहुत लोग सी को क्रॉस करके जाते थे शिप्स में, बहुत लोग लैंड के थ्रू जाते थे, चैरियट्स में, कैरावैन्स में। तो लैंड के थ्रू और समुद्र के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। अच्छा, बहुत तगड़ा ट्रेड हुआ करता होगा रोमन और इंडियंस के बीच में। इंडियंस कह लेता हूं मैं, उस समय पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे और जो रोम में लोग रहते थे, उनके बीच में बहुत तगड़ा ट्रेड हुआ, क्योंकि बहुत सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स हमें साउथ इंडिया में मिले हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये रोमन गोल्ड कॉइन्स यहाँ कैसे पहुंचे। बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, रोमन गोल्ड कॉइन्स यहाँ कैसे पहुंचेंगे? यहाँ से ब्लैक पेपर जाएगा, बहुत सारी और चीजें जाके रोम में बिकेंगी। तो रोम में इनका पेमेंट कैसे होगा? गोल्ड से होगा। तो रोमन गोल्ड कॉइन्स वो दे देंगे मर्चेंट्स को, और वो मर्चेंट है तो इंडिया के, तो वो इंडिया वापस आ जाएंगे साउथ इंडिया में, तो ऑब्वियसली बात उनके साथ वो कॉइन्स भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे ट्रेड के रिस्पेक्ट में एक पोएम है। हम लोग ट्रेड का एविडेंस संगम पोएम्स में हमको मिलता है। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें कहा गया कि जो गुड्स है वो पुहार में लाए गए। तो पुहार एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बंदरगाह है ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है। तो स्विफ्ट prancing horses by sea in ships, bales of pepper, black pepper in carts, gems and gold born in Himalayas, sandalwood born in the western hills, pearls of southern seas। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे फ्रेंड्स कौन कौन से गुड्स पोहार में लाए गए थे ये बता रखा है। तो भैया समुंदर के रास्ते से हॉर्सेस लाए जाते थे पुहार में, ब्लैक पेपर लाया जाता था पुहार में कार्ट से, हिमालयाज में जो गोल्ड और जेम्स मिलते थे वो लेके आए जाते थे पुहार में, सैंडल विल्स जो कि वेस्टर्न हिल्स वेस्टर्न घाट से मिलते थे वो लाए जाते थे, जो पर्ल्स मिलते थे साउदर्न सीज में वो लाए जाते थे। तो ये सब चीजें बता रखी है कि भाई कौन कौन सी चीजें पुहार में लाई गई थी संगम एरा के टाइम पर, ठीक है। श्रीलंका से फूड स्टफ्स, म्यांमार से पॉटरी, गंगा और कावेरी के डेल्टा से क्रॉप्स, तो इस तरीके की चीजें लाई जाती थी। और ऑब्वियसली बात आपको पता है ये तरह की चीजें कहाँ यूज होंगी? खाने पाने की चीजें, खाने पीने में, सैंडलवुड और दूसरी चीजों में, पूजा वगैरह के काम में, जेम्स ज्वेलरी बनाने के काम में, हॉर्सेस ट्रांसपोर्ट के काम में, इस तरीके की चीजों में ये चीजें इस्तेमाल होती थी। जो ट्रेडर्स थे वो सी रूट्स का इस्तेमाल करते थे,
अब ऑब्वियसली बात है, सी रूट्स उनको उस समय पे कितने पता थे ये तो बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि एज सच कोई बहुत खास मैप्स मिले नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसेस में पता चलता है कि जो ट्रेडर्स थे वो कोस्ट को फॉलो करते थे। यानी कि अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कोस्ट है, इधर से गए यहाँ पाकिस्तान आया और वो आगे चलते चले जाएंगे, तो वो समुंदर में ऐसे तैर के ना जाके इस कोस्ट को फॉलो करते हुए तैरते हुए जाएंगे, कोस्ट से थोड़ा दूर जहाँ पे इनफ गहराई होगी पानी में वहां से तैरते हुए, ताकि इनको कोस्ट दिखता रहे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बोट में तो कोस्ट से ज्यादा दूर नहीं होंगे, तैर के भी कोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो एक तो ये सी रूट बहुत लोगों ने अपनाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरा का पूरा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल क्रॉस किया। अब समझिए यहाँ पे, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल क्रॉस किया, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे क्रॉस किया? इन्होंने मॉनसून विंड्स का एडवांटेज लिया सीज को क्रॉस करने के लिए। यानी कि उनको अगर ईस्ट अफ्रीका या अरेबिया से इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचना है तो वो साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम पे सेल करेंगे। और जो शिप्स होंगे इसके लिए बहुत स्ट्रांग है। आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे किसी कोस्ट पोस्ट पे उनको आना है, और ये अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है, यहां से आना है। तो यहां से आने के लिए फ्रेंड्स क्या होगा कि साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे लोग चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई गर्मियों के टाइम पे जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। जब वह नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, जो साउथ वेस्ट की जो ट्रेड विंड्स होती हैं, सॉरी साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स होती हैं, वो जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेंगी कोरालिस फोर्स से राइट घूम जाएंगी। और जब वो राइट घूम जाएंगी तो वो साउथ वेस्ट मानसून बन के जाके बरसेंगी आपके इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। तो ये जो साउथ वेस्टर्न मानसून की जो विंड्स होती है ना, वो शिप्स को मदद करती थी अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचने में। तो मानसून की जानकारी थी उस समय के सेलर्स को, इसलिए वो जो इतनी ज्यादा एंट्री केसेस को जानते थे, वो लोग समुंदर के बीच से जाने का रिस्क लेते थे। और समुंदर के बीच से जाना उस समय पे बड़ा खतरनाक होता था। अगर आप फंस गए तो कभी आप निकल नहीं पाएंगे। बहुत सारी डोब्स तो ऐसे डूब जाया करती थी। और बाकी जो लोग कम रिस्कियर होते थे वो कोस्ट के अलोंग तैर के, मतलब सेल करके जाते रहते थे। तो जो कोस्ट के अलोंग तैर के जाते थे उनके शिप्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते थे, लेकिन जो समुद्र के बीच से आ रहे हैं ऑब्वियस सी बात है उनके शिप्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। समुद्र का तूफान बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि आप प्लेन में बैठे होंगे तो प्लेन में टर्बुलेंस होता है, उसी तरीके से आज की डेट में इतने बड़े बड़े जो कार्गो के शिप्स चलते हैं फ्रेंड्स, वो लोग भी जब स्टॉर्म आता है समुंदर में तो बहुत तगड़े टर्बुलेंस से गुजरते हैं। बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत सारा डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है, कई कई दिन तक तो दिनों तक तूफान नहीं जाता है समुंदर में। तो उस समय पे उस टाइम के शिप्स कितना पार कर पाते होंगे ये कहना काफी मुश्किल है। बहुत सारे तो बीच में डूब जाते थे, इसलिए काफी सारे जो शिप्स थे वो कोस्ट के अलोंग चलते थे, कोस्ट की थोड़ी दूर से, ताकि उनको कोस्ट दिखता रहे। ठीक है। फिर न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का साउदर्न हाफ है, यानी कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है, तो ये जो साउदर्न हाफ है इसकी लंबी कोस्ट लाइन है। देखिए कितनी लंबी कोस्ट लाइन है यहाँ से यहाँ। बहुत सारे हिल्स पड़ते हैं इसके लाइन पे, प्लेट्यूज आते हैं, छोटे छोटे रिवर वैलीज आती हैं। जो रिवर वैली है उसमें से एक रिवर वैली बहुत फर्टाइल है, जो कावेरी की रिवर वैली है। और जो चीफ होते थे उस समय के राजा होते थे वो रिवर वैलीज पे कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि अगर आप रिवर वैलीज पे कंट्रोल करोगे तो आपके पास टैक्सेशन का तगड़ा सोर्स आ जाएगा। देखिए अगर आप रिवर वैलीज पे कंट्रोल करते हैं तो इरिगेशन का एक बहुत बड़ा इलाका आपके पास है, एग्रीकल्चर वहां पे बहुत अच्छे से फ्लोरिश करेगा क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो टैक्सेस ज्यादा जमा होंगे, तो चीफ्स के पास, किंग्स के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पावरफुल होंगे। ठीक है। संगम पोएम्स में एक वर्ड मेंशन किया है मुवेंदार, MUVENDAR, इसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपना। ये एक तमिल वर्ड था जिसका मतलब होता था तीन चीफ्स, यानी तीन हेड। और ये तीन हेड कौन सी क्लैन के हुआ करते थे? ये तीन हेड तीन रूलिंग फैमिलीज के थे, चोलास, चेरास और पंड्यास। चोला चेला पंड्या का अगर आप राज देखना चाहो तो भाई यहाँ पे मैप 7 105 देखते हैं, यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इधर रहे चेरा, नीचे की तरफ देखिए, ये रहे आपके चेरा प्रेजेंट डे केरला में, ये पंड्या चोला जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में आ रहे हैं फ्रेंड्स। हालांकि जो चोला का जो बाउंड्री है, पंड्या की जो बाउंड्री है, ये बहुत डायनेमिक रही है, बहुत तेजी से बदली है। चोला के टाइम पे, चोला के अंदर एक टाइम पे बहुत बड़ा राज रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। उसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में पढ़ा रखा है। एंशिएंट इंडिया की मेरी वीडियोस को देखिए जाके फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं पढ़ाऊंगा आगे।
तो चोल चेर पंड्य 2300 साल पहले ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। हर तीन चीफ्स यानी कि चोला का चीफ, चेरा का चीफ, पंड्या का चीफ, हर चीफ के दो सेंटर ऑफ पावर थे, दो कैपिटल होता था। एक कैपिटल इनका कोस्ट पे होता था, एक कैपिटल इनका इनलैंड एरियाज में होता था। तो जो कोस्ट वाला कैपिटल है ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों चीफ, तीनों राजा ये जानते थे कि भैया ट्रेड की हमें बहुत जरूरत है, ट्रेड से हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर सकते हैं। और इनलैंड वाला ऑब्वियसली बात है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रहता होगा, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा। तो अब सोचिए कि तीन चीफ्स हैं और उनके दो दो कैपिटल, तो टोटल 6 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए, 6 सिटीज हो गई। और इन 6 सिटीज में 2 सिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो पुहार, जिसको कावेरी पत्तनम कहते थे, ये कावेरी पत्तनम चोल राज्य का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। और दूसरी सिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मदुरई, आज की डेट में मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मदुरई कैपिटल हुआ करती थी पंड्यास की। अब इन चीफ की खास बात थी चोला चेरा पंड्या की, खासकर जो एंशियंट इंडिया में था। चोल तो खैर बहुत बाद में भी आपको नजर आएंगे। तो चोल चेर पंड्या जो कि एंशियंट इंडिया में थे, वो रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करते थे। शुरू शुरू में वो लोगों से गिफ्ट लेते थे, डिमांड करते थे, बट रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। जब वो मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे जाते थे तो नेबरिंग एरियाज में जहां जहां पे वो जीतते थे वहां पे ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। बहुत सारी वेल्थ वो अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने सपोर्टर्स में बांट देते थे। सपोर्टर्स में इनकी फैमिली हो गई, बहुत सारे पोएट्स हो गए जो इनके कोर्ट में होते थे, बहुत सारे सोल्जर्स हो गए जो इनके लिए जाके वॉर लड़ते थे। अब देखिए, संगम लिटरेचर में बहुत सारे ऐसी पोएम्स हैं जो कि पोएट्स ने लिख रखी हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोजिशंस हैं जिन्होंने इन तीन चीफ की बहुत तारीफ की है। यानी चोल चेर पंड्य के जो चीफ्स हैं इनकी बहुत तारीफ की है, क्योंकि होता यह था कि जो संगम के जो पोएट्स हैं उन पोएट्स को इन चीफ्स ने काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें दी थी। उस समय पे जो राजा हुआ करते थे उन राजा के लिए रिकॉग्निशन बहुत जरूरी हुआ करता था। तो वो जो कल्चरली स्ट्रांग लोग होते थे ना, अच्छे म्यूजिशियंस, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे पोएट्स, उनको वो अपने कोर्ट्स में रखा करते थे। और चूंकि अगर कोई बहुत अच्छी उन्होंने कविता लिखी या कोई बहुत अच्छा वर्क लिखा तो उनको बहुत सारे गिफ्ट भी दिया करते थे। तो ये जो चीफ थे तीनों के, चोल चेर पंड्य के, ये इन पोएट्स को प्रीशियस स्टोन्स देते थे, सोना देते थे, घोड़े, एलिफेंट, चैरियट, फाइन क्लॉथ देते थे। तो ऑब्वियसली बात है जब उनको इतना सारा सामान मिलता है तो उनकी तारीफ तो वो करेंगे ही संगम के लिटरेचर में। फिर ये चोल चेर पंड्य की शुरुआत से लगभग 200 साल बाद, लगभग 200 साल बाद। अब खास बात यह है कि चोल चेर पंड्य उठे कब? लगभग 2300 साल पहले स्ट्रांग हुए, यानी 300 बीसी में। और 300 बीसी से 200 साल बाद क्या आएगा? 100 बीसी। तो अब बात कर रही है 100, अब बात हो रही है 100 बीसी की। 100 बीसी में एक डायनेस्टी तेजी से उभर के आई जिसका नाम था सतवाहना डायनेस्टी, और ये वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल हुई। वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल हुई। अब देखें भैया, सतवाहना डायनेस्टी ये रही है, आपको यहाँ दिख रहा है। वैसे तो बहुत बड़ा इलाका इसके अंदर में था और ये इलाका कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था, क्योंकि ये जो आसपास के राज थे ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, एक दूसरे के एरियाज को ऑक्युपाई करते रहते थे। तो जो इनका एरिया था वो बहुत डायनेमिकली चेंज हो रहा था। जब सेंट्रल रूरल किसी भी डायनेस्टी का स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके अंदर का एरिया भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा वॉर करके ज्यादा एरिया को घेर लेगा। तो सतवाहना डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इनको गौतमी पुत्र सतकर्णी भी कहा जाता है। और इनके बारे में हम एक इंस्क्रिप्शन से जाते हैं जो कि इनकी माता जी ने लिखवाया है, गौतमी बालाश्री ने। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को और बाकी सतवाहना रूलर्स को लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथा भी कहा जाता था। लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथा मतलब कि वो रास्ता जो दक्षिण की तरफ लेके जाता है। लॉर्ड ऑफ दक्षिण नहीं, लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा, यानी वो रास्ता जो नॉर्थ से दक्षिण की तरफ लेके जाता। दक्षिण में तो आपको पता ही है चोल चेर पंड्य छाए हुए थे। तो जो बीच का रास्ता था, जो नॉर्थ और दक्षिण के बीच का था, उसके राजा हुआ करते थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो टाइम है ना वो 60 से 120 एडी के लगभग। कुछ लोग कहते हैं 60 से 85 एडी में इसने राज किया, कुछ लोग कहते हैं 100 से 120 एडी में राज किया। तो ये बात पर क्लैरिटी नहीं कि एग्जैक्टली किस साल से किस साल तक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने राज किया है। बट आप कह सकते हो, मान सकते हो कि अराउंड 100 एडी में गौतमी पुत्र सतकर्णी का राज रहा होगा। लेकिन सतवाहना डायनेस्टी शुरू 100 बीसी में ही हो गई थी, यानी काफी 100 साल तक ये सतवाहना डायनेस्टी रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी आर्मीज ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न हर तरीके के कोस्ट पे थी सतवाहना डायनेस्टी। और ऑब्वियसली बात, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि व्हाई डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट? गौतमी पुत्र सतकर्णी कोस्ट पे कंट्रोल क्यों करना चाहता था? और गौतमी पुत्र सतकर्णी की ही बात क्यों की जाए, जो बाकी राजा भी थे वो कोस्ट पे क्यों कंट्रोल करना चाहेंगे? ऑब्वियसली इसलिए कंट्रोल करना चाहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कोस्ट पे अगर आपका कंट्रोल है तो इंटरनेशनल ट्रेड पे आपका कंट्रोल है।
यानी बाहर की कंट्री से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आपका ट्रेड स्ट्रांग है तो आप बहुत पैसे वाले भी होंगे। अब आगे बात करते हैं स्टोरी ऑफ सिल्क रूट की। देखिए जो सिल्क का कपड़ा होता है उसके कलर्स काफी ग्लॉसी होते हैं, बहुत रिच होता है, उसका फैब्रिक का टेक्सचर बहुत स्मूथ होता है, इसलिए वो बहुत महंगा होता है। आज की डेट में भी सिल्क बहुत महंगा मिलता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिल्क मिलते हैं। तसार सिल्क मिलता है, एरी सिल्क मिलता है, मलबरी सिल्क मिलता है, बहुत अलग अलग तरीके के सिल्क मिलते हैं आज की डेट में। सिल्क को बनाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ज्यादा ट्रिकी प्रोसेस है। रॉ सिल्क को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है सिल्क वॉर्म के कुकून से। उस सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको थ्रेड में बदलना पड़ता है, जिसको स्पिनिंग बोलते हैं, और उसके बाद उसको क्लॉथ में वोव करना पड़ता है। तो ये जो टेक्निक है सिल्क बनाने की, ये पहली बार चाइना में इन्वेंट हुई थी आज से 7,000 साल पहले। आज से 7,000 साल पहले समझ रहे हैं ना, मतलब ये बात समझ लीजिए है 5,000 बीसी की। 5,000 बीसी में चाइना की सिविलाइजेशन ने सिल्क को बनाना सीख लिया, तो आप समझ सकते हैं कितनी रिच सिविलाइजेशन रही होगी। और उन लोगों ने इस नॉलेज को दूसरी जगहों तो पास नहीं किया, यानी बहुत हजारों साल तक ये एक सीक्रेट था चाइना में। उनके पास सिल्क बनाने की काबिलियत थी और दूसरे लोगों के पास ये काबिलियत नहीं थी। फिर कुछ हजार साल बीत गए, और कुछ हजार साल बीतने के बाद बहुत सारे लोग चाइना से निकले, फुट पे निकले, घोड़ों पे निकले, कैमल्स पे निकले, और वो अपने साथ सिल्क लेके निकले। तो वो अपने साथ जब सिल्क लेके निकले, तो जो सिल्क का पाथ उन्होंने फॉलो किया, उसको आज की डेट में सिल्क रूट कहा जाता है। और ये जो सिल्क रूट है, ये बेसिकली आज का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, काफी हद तक वो स्किल इस सिल्क रूट पे फैला हुआ है। हालांकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुत वाइड है, ठीक है, समुंदर से भी होके निकलता है, लैंड से भी होके निकलता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता था कि जो चाइनीज रूलर थे वो सिल्क का गिफ्ट भेजते थे ईरान में, वेस्ट एशिया के रूलर्स को। जब ईरान को वेस्ट एशिया के रूलर्स के पास सिल्क पहुंचा तो उनको सिल्क काफी पसंद आया, एक अलग ही तरीके का कपड़ा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो उस कपड़े के बारे में फिर इंफॉर्मेशन फैलने लगी, वेस्ट में गई वो इंफॉर्मेशन। और फिर 2000 सालों के बाद, यानी अभी से 2000 साल पहले, लगभग जब जीसस क्राइस्ट का जमाना चल रहा था, उस समय पे सिल्क पहनने की जो प्रथा है वो पूरी दुनिया में काफी फेमस हो चुकी थी, फैशन बन चुका था। खासकर रोम में तो सिल्क पहनना एक फैशन बन चुका था। और ऑब्वियस सी बात है बहुत महंगा था, केवल एक जगह से आता था, वो था चाइना। चाइना से जब आता था तो बहुत खतरनाक सड़कों से होके आता था, जिसके रास्ते में बहुत से रेगिस्तान पड़ते थे, पहाड़ पड़ते थे। फिर ऑब्वियस सी बात है जब जो ट्रेडर से सिल्क को लेके आ रहे हैं, जब वो रास्तों से निकलेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे उनसे रास्ते में, जो कि उनसे पेमेंट मांगेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये चीजें इंटरनेशनल मार्केट्स में, रोम में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में महंगी इसलिए बिक रही थी क्योंकि वो चाइना से इतनी दूर से आती थी और कहीं और जगह बनाने की उनकी टेक्निक पता नहीं थी, इसलिए महंगी मिलती थी। अब आपको एक काम करना, पेजेस 76 77 मैंने आपका डिस्कस किया था मैथ 6, वहां पे जाके सिल्क रूट और उसकी ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए सिल्क रूट पे बहुत सारे किंग्स ने अपना कब्जा बनाने की कोशिश की और जमा भी पाए, क्योंकि सिल्क रोड जो था ना फ्रेंड्स, छोटा मोटा नहीं था, बहुत सारी कंट्रीज से होके गुजरता था। तो बहुत सारे बीच में राजे रजवाड़े लोकल रूलर्स पड़ते थे, काफी हद तक वो उस पर अपना कब्जा भी जमा पाए। क्यों वो कब्जा जाना पाते थे? क्योंकि सबको पता था कि भाई इस रूट से बहुत सारा ट्रेड हो रहा है। तो जब इस रूट से बहुत सारा ट्रेड हो रहा है, तो जब ट्रेडर्स इस रूट से निकलेंगे, मर्चेंट्स जब इस रूट से निकलेंगे, तो जो ये किंग्स है ना, वो इन ट्रेडर्स और मर्चेंट से पैसा मांगेंगे, टैक्स मांगेंगे, ट्रिब्यूट मांगेंगे, गिफ्ट मांगेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ट्रेडर्स भी हैं वो भी चाहेंगे कि चलो ठीक है यार, ये किंगडम्स हमको अपने पास से निकलने दे रहे हैं तो हम इनको कुछ ट्रिब्यूट दे देते हैं। बदले में वो किंगडम्स इन ट्रेडर्स को रॉबर्स से प्रोटेक्शन देते थे। जो रूलर जो सबसे ज्यादा माना जाता है सिल्क रूट को ऊपर कंट्रोल करने के लिए, वो थे कुषाण। कुषाण ने सेंट्रल एशिया पे राज किया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे राज किया है लगभग 2000 साल पहले, यानी जीसस क्राइस्ट के समय पे कुषाणों का राज था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल एशिया में। और उनकी पावर के दो मेजर सेंटर्स हुआ करते थे, एक था पेशावर जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, एक था मथुरा जो प्रेजेंट डे यूपी इंडिया में है। टक्सिला भी उनके किंगडम में था, टक्सिला आज की डेट में पाकिस्तान में है। ठीक है, उनके रूल के दौरान, यानी कुषाण के रूल के दौरान, एक सिल्क रूट की ब्रांच सेंट्रल एशिया से इंदस रिवर के माउथ तक भी गई। यानी कि अगर ये इंडिया है, ठीक है, और ऊपर ये पाकिस्तान है, तो ऊपर जाके कहीं सेंट्रल एशिया रहा होगा, तो सेंट्रल एशिया से लेके ये जो इंदस आपका
अरेबियन सी में आके गिरती है ना, तो सिल्क रूट का एक ये भी पार्ट हुआ करता था, सेंट्रल एशिया से लेके जो इंदस रिवर का माउथ हुआ करता था, ठीक है। और इस इंदर रिवर के माउथ से बहुत सारा ट्रेड किया जाता था, बहुत सारा सिल्क समुंदर के रास्ते रोमन अंपायर में भेजा जाता था। कुषाण वो रूलर्स थे, अर्लीस्ट रूलर थे सब कॉन्टिनेंट में, जिन्होंने पहली बार गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के को इशू किया था। और इन सोने के सिक्कों का प्रयोग उन ट्रेडर्स के द्वारा भी किया जाता था जो सिल्क रूट को फॉलो करते थे। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भाई सिल्क रूट्स को पे कार्ट का इस्तेमाल करना क्यों मुश्किल था? ऑब्वियस सी बात है, सिल्क पे रूट पे कार्ड्स का इस्तेमाल करना इसलिए मुश्किल होगा, इसके रास्ते में रेगिस्तान भी आते हैं, इसके रास्ते में पहाड़ भी आते हैं, और सिल्क रूट केवल लैंड से नहीं समुद्र से भी होके गुजरता है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्ड्स को हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, सिल्क को चाइना से समुद्र के द्वारा भी भेजा जाता था। अब उस समय पे समुद्र के द्वारा भेजने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे, आप खुद। एडवांटेजेस मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, डिसएडवांटेजेस मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। देखिए एडवांटेजेस ये थे कि लैंड पे जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जितनी ज्यादा चेक पॉइंट है, जितने ज्यादा लोग रोक रहे हैं, उतना समुद्र में नहीं रोकेंगे। समझ गए फ्रेंड्स आप? पर समुद्र में प्रॉब्लम यह है कि कहीं अगर आप बीच समुद्र से फ्लो कर रहे हैं और अगर आप डायरेक्शन भूल गए तो आप फंस जाओगे। तो समुद्र से आने जाने के उस समय पे अपने फायदे और अपने नुकसान हुआ करते थे। आज की डेट में जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स समुद्र से ट्रेवल करते हैं, उनके पास अपने प्रॉपर मैप होते हैं, जीपीएस सिस्टम्स होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई थी। पर उस समय टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, मैप्स उतने डेवलप नहीं थे। कभी कभी अगर तूफान आ गया और हवा चलने लगी तो फिर वो नाव केवल हवा पे ही चलती थी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक स्तूपा दिखाया गया है इस इमेज में, द स्कल्पचर फ्रॉम द स्तूपा एट सांची। यहाँ पे ट्रीज को देखिए और इसके नीचे की एम्प्टी सीट्स को देखिए। देखिए यहाँ पे ये स्तूपा है, स्तूपा के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया। यहाँ पे आपको ट्री नजर आ रहा है, उसके नीचे एक सीट नजर आ रही है और सीट खाली है। ये क्या डिनोट कर रहा है? स्कल्प्टर यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिल चुका है, और जो ट्री यहाँ पे दिखाया गया है वो वही पीपल ट्री है, बोध गया वाला। यानी इस पीपल ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन करके बुद्धा जी को इनलाइटनमेंट मिल चुका है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की फ्रेंड्स। सबसे फेमस कुषाण रूलर कौन था? कनिष्क, जो अभी से लगभग 1900 साल पहले राज कर रहा था। यानी कि 100 एडी में कुषाण किंग कनिष्का का राज था। वैसे तो कुषाण रूलर्स बहुत पहले से राज कर रहे हैं। उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में मैंने वीडियो बनवाई है। बुद्धिस्ट काउंसिल सबने, बहुत लोगों ने कराई है, अजात शत्रु ने कराई है, अशोक ने कराई है, कनिष्क ने कराई है, ठीक है। तो कनिष्क ने, अच्छा ये कहां पे कराई थी? एक जगह है कुंडलवाना कश्मीर। कुंडलवाना कश्मीर में बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी कनिष्क ने। कौन से नंबर की वो बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कनिष्क ने करवाई थी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो भाई ये बुद्धिस्ट काउंसिल वो थी जहां पे स्कॉलर्स मिलते थे और इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे। फिर अशोक घोष नाम का एक पोएट हुआ करता था जिसने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी। उस बायोग्राफी का नाम था बुद्ध चरित्र। ये जो अश्वघोष था ये कनिष्क के कोर्ट में रहता था, और अश्वघोष और जो दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने अब संस्कृत में भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखना शुरू किया था। उस समय के लगभग बुद्धिज्म के एक नया ब्रांच उभर के आया जिसका नाम था महायान बुद्धिज्म। इस महायान बुद्धिज्म की दो खास बातें थी। एक खास बात तो ये थी फ्रेंड्स कि पहले बुद्धा को साइंस के माध्यम से दिखाया जाता। साइन मतलब कुछ प्रॉपर साइन, जैसे लोटस फ्लावर हो गया, तो इस तरीके के साइंस के निशानों के माध्यम से दिखाया जाता था। लेकिन महायान बुद्धिज्म ने फ्रेंड्स स्टैच्यूज बनाना शुरू कर दी बुद्धा की। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला तो उसके एनलाइटनमेंट मिलने की प्रक्रिया को किससे दिखाया गया? पीपल के ट्री से दिखाया गया। वहां पे बुद्धा की कोई इमेज नहीं बनाई गई, बट पीपल ट्री इस बात का रिप्रेजेंटेशन था कि हाँ भाई बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला है। महायान बुद्धिज्म में क्या हुआ कि प्रॉपर इमेजेस बनाई जाने लगी बुद्धा की, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस मथुरा में बनी, बहुत सारी इमेजेस तक्षशिला में बनी। तो एक चेंज तो ये आया महायान बुद्धिज्म में। दूसरा चेंज आया बोधिसत्व के कंसेप्ट में। बोधिसत्व वो लोग हुआ करते थे जिनको बुद्धा की तरह इनलाइटनमेंट मिल गया है। अब पहले ये था कि अगर आपको इनलाइटनमेंट मिल गया है तो आप कंप्लीट आइसोलेशन में रहेंगे और आइसोलेशन में रह के आप ध्यान करेंगे पीस में। लेकिन अब महायान बुद्धिज्म में क्या हो गया कि ये बोधिसत्व
जिनको ज्ञान मिल चुका है, ये बाहर दुनिया में निकल के लोगों को पढ़ाएंगे और उनको ज्ञान मिलने में मदद करेंगे। तो ये दो चेंजेस हुए महायान बुद्धिज्म में। जो बोधिसत्वा की पूजा का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत पॉपुलर हुआ पूरे सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया, जापान में फैल गया। बुद्धिज्म इंडिया से तो पैदा हुआ, तो इंडिया से तो वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में भी फैला, जहां पे बहुत सारी केव्स बनाई गई इन मॉन्क्स के रहने के लिए। ये लोगों को काट काट के उनके अंदर छेद कर करके बहुत सारी केव्स मंगाई गई, क्योंकि ये जो मॉन्क्स हैं, जो कि वेस्टर्न इंडिया में, साउदर्न इंडिया में जाके बुद्धिज्म धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो वहां पर रह सके। यहाँ दो इमेजेस दिखाई गई फ्रेंड्स। ये वाली जो लेफ्ट वाली इमेज है, ये बुद्धा की इमेज मथुरा से मिली है, और ये जो ये वाली मथुरा से मिली है, और ये जो राइट वाली है टक्सिला से मिली है। ठीक है, आपका काम यह है कि आप इनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो केव्स बनाई जाती थी इंडिया में इन बुद्धिज्म के मॉन्क्स को रहने देने के लिए, चाहे वो रेनी सीजन हो या फिर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने जा रहे हो, तो उनके जो केव्स बनाई जाती थी वो किसके ऑर्डर बनती थी? मेन ऑर्डर तो भाई किंग और क्वीन देंगे, क्योंकि किंग और क्वीन के पास इतनी अथॉरिटी, इतना पैसा है कि वो इतना खर्चा कर सकते हैं। फिर मर्चेंट्स के पास भी पैसा होता था, वो भी करते थे मदद, फार्मर्स भी मदद करते थे। बहुत सारी जो केव्स है ना, वो वेस्टर्न घाट्स के पासेस के पास बनवाई गई है। अब ये वेस्टर्न घाट्स के पासेस का क्या कंसेप्ट है? मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा लाइन से वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स आपका पोर्ट की कनेक्टिविटी को इंटरनल से रोकेगा। तो कुछ नेचुरल पासेस बने हुए हैं जहां पे माउंटेन्स कंटिन्यूस नहीं है, तो वहां से लोग निकल सकते हैं। तो इन पासेस पे आपकी ये केव्स और ये मोनास्ट्रीज बनाई गई। और ये पासेस कुछ ऐसे थे कि ये उन रोड्स को कनेक्ट करते थे जो कि कोस्ट पे जो पोर्ट है, उन पोर्ट को अंदर की इंपॉर्टेंट सिटीज से कनेक्ट कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो केव्स बनाई गई इन मॉन्क्स के रहने के लिए, इनको मल्टीपर्पज के लिए बनाया गया। यानी कि यहाँ पे इनको कुछ ऐसी जगहों पे बनाया गया, कुछ ऐसे रास्तों पे बनाया गया जो रास्ते पोर्ट को, कोस्ट को इंपॉर्टेंट सिटी से जोड़ा करते थे, ताकि जब सामान का ट्रांसपोर्ट हो कोस्ट से इंपॉर्टेंट सिटीज में अंदर, तो जो ट्रेडर्स हैं वो भी इन केव्स में रह के आराम कर सकें। तो मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन केव्स को बनाया गया था, ताकि मॉन्क्स भी वहां पे रह सकें और जो ट्रेडर्स उन रास्ते से गुजर रहे हैं वो भी वहां पे रह सकें। ठीक है, फिर ये एक केव है कारले, महाराष्ट्र में। बुद्धिज्म आगे और फैला फ्रेंड्स, वो ईस्टवर्ड्स गया, श्रीलंका तक गया, म्यांमार गया, थाईलैंड गया, साउथ ईस्ट एशिया गया, इंडोनेशिया तक गया। यहाँ पे जो गए श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक जो बुद्धिज्म पहुंचा है वो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म की बहुत सी ब्रांचेस है, थेरावाड़ा, महायान बुद्धिज्म, बहुत सारे अलग अलग है। ठीक है, अब क्वेस्ट फॉर पिलग्रिम्स की बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कैरावंस में, शिप्स में। यानी जब लैंड से जाएंगे तो कैरावंस से जाएंगे, जब समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो शिप से जाएंगे। तो कभी कभी कुछ पिलग्रिम्स भी जाते थे उनके साथ। पिलग्रिम्स जो किसी धर्म के अनुयायी होते हैं, ये आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। ये क्यों जाते थे ट्रेडर्स के साथ? ये ट्रेडर्स के साथ दूसरी जगह इसलिए जाते थे क्योंकि ये वहां पे जाके पूजा करके वहां के रिलीजन को समझने की कोशिश करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे फाजियान। फाजियान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था आज से 1600 साल पहले। उसके बाद आया जुआनजांग। जुआनजांग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था आज से 1400 साल पहले। और आज से 1400 कह रहा हूं तो मतलब मैं 2000 एडी से लेके चल रहा हूं। और एक और बुद्धिस्ट स्कॉलर है आई किंग, चाइनीज स्कॉलर, जो कि जुआनजांग के 50 साल बाद आए, यानी आज से 1350 साल पहले। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लोग इंडिया में आए और इंडिया में आके इन्होंने उन जगहों पे जाके बुद्ध को समझने की कोशिश की जहां जो प्लेसेस बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड। कौन से प्लेसेस बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है? जहां पे उनका जन्म हुआ, नेपाल के पास। फिर जहां पे उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, सारनाथ। बोध गया, जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। या फिर वहां कुशीनगर, जहां पे उनकी मृत्यु हुई, महाभिनिष्क्रमणा जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्कॉलर्स आके अलग अलग जगहों पर जाके जो जगहें बुद्धा की लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, वहां पे जाके इन्होंने उनको पढ़ने की कोशिश की। और हर पिलग्रिम ने अपनी एक अकाउंट, अपना एक हिस्ट्री किताबों के माध्यम से छोड़ के गए हैं। उन किताबों में उन्होंने लिखा है कि जर्नी के दौरान उनको किन किस तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। ठीक है, कितने साल तक वो इंडिया में रहे, कौन कौन सी मोनास्ट्रीज उसने विजिट की,
कौन कौन सी किताबें वो वापस लेके गए, बहुत सारी बुद्ध की प्रतिमाएं भी वो वापस लेके गए यहाँ से। अब यहाँ पे एक अकाउंट है जो कि फाजियान ने दिया। फाजियान जब चाइना वापस गया, देखिए फाजियान ने चाइना वापस जाने की जर्नी शुरू की बंगाल से। उसने बंगाल से एक शिप पकड़ा, कुछ मर्चेंट्स को पैसे देके कि भाई मुझे वापस चाइना जाना है। वो शिप में जब वो चढ़ा, 2 दिन बाद ही वो शिप समुंदर के तूफान में फंस गया। अब जैसे समुंदर के तूफान में फंसने लगता है तो ये ट्रेडर्स क्या करते थे कि जो सामान ही अपने साथ लेके जा रहे थे उसको समुंदर में फेंकना शुरू कर देते थे। समुंदर में फेंकने से क्या होगा कि शिप हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो पानी में उसके डूबने के चांस कम हो जाएंगे। तो जब मर्चेंट्स ने अपना सामान फेंकना शुरू किया तो फाजियान से बोला गया कि तुम भी फेंको, बट फाजियान के पास बहुत सारी बुद्ध की प्रतिमाएं थी। फाजियान के पास वो बड़ी बड़ी किताबें थी जो उसने लिखी थी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो वो बुद्ध की प्रतिमाएं और किताबों को फेंकने से मना कर दिया बुद्ध इसने फाजियान ने अपना छोटा मोटा सामान तो फेंक दिया, पर ये किताएं, ये स्टैच्यूज बुद्धा की, ये उसकी कमाई थी जिंदगी भर की, वो उसने नहीं फेंकी। 13 दिन तक तूफान में फंसा रहा फाजियान, और उसके बाद वो तूफान शांत हुआ। तूफान को समुंदर को फाजियान ने कैसे डिस्क्राइब किया, देखिए, सी इज इटसेल्फ बाउंडलेस इन एक्सटेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप समुद्र के बिल्कुल बीच में चले जाएंगे ना, आपको चारों तरफ दूर दूर तक समुद्र ही नजर आएगा, कुछ और नजर ही नहीं आएगा। जब आप चारों तरफ समुद्र को देखोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भैया पूरब है या पश्चिम है। और पूरब पश्चिम को देखने के लिए आपको सन का उगना, सन का ढलना, स्टार्स और मून के मोशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर अगर कहीं डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, तेज बारिश आ गई, तो जो लोग शिप में है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल एक ऑप्शन है कि हवा के रुख के हिसाब से बस वो बहते जाएं। कहाँ बह रहे हैं ये उनको भी पता नहीं होता। 90 दिन लगे फाजियान को जावा पहुंचने में। जावा आइलैंड आज प्रेजेंट डे इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। जावा में वो 5 महीने रुका और उसके बाद फिर वो एक मर्चेंट शिप पे बैठ के चाइना गया। तो यहाँ पे आपका काम यह है कि फाजियान के रूट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, पेज 77 पे जो मैप 6 है उसके थ्रू। और आपसे पूछा गया है कि व्हाई डू यू थिंक दैट ही डिड नॉट वांट टू थ्रो एनी ऑफ हिज बुक्स एंड स्टैच्यूज। मैंने बहुत जनरल सा इसका जवाब दिया है कि इस बुक्स और स्टैच्यूज ने उसकी जिंदगी भर की कमाई थी। इंडिया में जो भी उसने बुद्धिज्म के बारे में सीखा, जो भी उसने उस प्लेसेस पे देखा जो वहां पे वो गया था, जिन जिन राजाओं के अंदर में रहा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से होता था, इंडिया की सोसाइटी कैसे चलती थी, कल्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था, वो सब उसने उस किताबों में लिखा था। अगर वो फेंक देता तो उसकी सारी मेहनत एक सेकंड में बर्बाद हो जाती, इसलिए उसने नहीं फेंका। ठीक है, फिर ये तो फाजियान की बात हो गई। फिर उसके बाद भाई जुआनजांग की बात कर लेते हैं। ये इसने लैंड रूट लिया चाइना जाने के लिए, तो इसने नॉर्थ वेस्ट के थ्रू सेंट्रल एशिया होते हुए सोचा कि मैं चाइना जाऊंगा। बहुत सारी बुद्धा की स्टैचू इसने इकट्ठी की थी, जो गोल्ड की, सोने की, चांदी की, सैंडलवुड की बनी हुई थी। 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इसके पास। टोटल 20 हॉर्सेस लगे इसको इतना सामान टांगने में। एक बोट जब ये इंदस को पार कर रहा था वो डूब गई। उसके डूबने की वजह से 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स इसकी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बाकी मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ चाइना पहुंच गया और बची हुई जिंदगी उसने ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि संस्कृत में लिखी थी उसको चाइनीज में कन्वर्ट करते हुए बिताई। ये जुआनजांग की स्टोरी है। जुआनजांग की बात करी जाए तो जुआनजांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की। नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग कहा जाता है। ऐसा क्या खास था नालंदा यूनिवर्सिटी में, देखिए बहुत सारे जुआनजांग जैसे पिलग्रिम नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है वहां पढ़ते थे। मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उस समय की। जुआनजांग ने उस मोनेस्ट्री को कैसे डिस्क्राइब किया, देखिए जुआनजांग ने बोला है कि इस यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं वो बहुत जबरदस्त एबिलिटी, टैलेंट है उनके पास। वो बुद्धा के नियमों का पालन करते हैं पूरी सिंसियरिटी के साथ। मोनेस्ट्री के रूल्स स्ट्रिक्ट है, हर लोग उनको फॉलो करते हैं, पूरे दिन डिस्कशन होता है, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जो लर्नड मैन है अलग अलग शहरों के, वो यहाँ पे आके अपने डाउट्स को सेटल करते हैं। जो गेट कीपर है वो तभी किसी को अंदर घुसने देगा जब वो उसके से कुछ इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सवाल पूछेगा। मतलब कोई आके अगर नालंदा में पढ़ना चाहता है तो गेट कीपर बाहर उससे पहले सवाल पूछेगा। अगर उसके सवाल सही हुए तभी गेट कीपर उसको अंदर आने देगा, और 10 में से 7 से 8 लोग गलत जवाब दिया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि नालंदा में एंट्री टैलेंटेड लोगों को ही मिलेगी, विदाउट टैलेंट लोगों को ये एंट्री नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है विष्णु का एज अ वरहा। ये जो इमेज मिली है ये ईरान मध्य प्रदेश से मिली है। ERAN करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से मिली है। यहाँ पे एक देवी दिख रही, गॉडेस दिख रही है आपको। तो है क्या कि भाई ये विष्णु जी का एक स्पेशल फॉर्म है वरहा। इसको ये मिलता कहाँ है, ये पुराण में मिलता। पुराण के बारे में मैंने चैप्टर 11 में बात की।
तो यहाँ पे विष्णु जी ने बोर का शेप ले लिया अर्थ को डूबने से बचाने के लिए, और यहाँ पे अर्थ को इस वुमन के माध्यम से डिस्प्ले किया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे सर्कल में दिखा रखा है। अब हम बात करेंगे द बिगिनिंग ऑफ भक्ति की। इस समय पे हिंदू धर्म में बहुत सारी डीटीज की पूजा करने की शुरुआत की, और डीटीज की पूजा करना हिंदू धर्म का एक सेंट्रल फीचर बन गया। तो भाई शिवा की, विष्णु की, बहुत सारी गॉडेसेस की, जैसे दुर्गा गॉडेसेस की, दुर्गा माँ की पूजा होने लगी, और ये भक्ति मूवमेंट एक तरीके का शुरू हुआ। भक्ति मूवमेंट मत पहुंचेगा, भक्ति शुरू हुई डीटीज की, और ये आइडिया धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। यानी कि भक्ति का मतलब ये था कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, एक इंसान किस हद तक अपनी डीटी, अपने भगवान की तरफ डिवोटेड है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो हाई कॉस्ट का हो, चाहे वो लो कॉस्ट का हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, भक्ति कर सकता है वो। और भक्ति का जो आइडिया है वो भगवत गीता में भी दे रखा है। भगवत गीता हिंदूज की एक सैक्रेड किताब है, जो कि महाभारत का एक पार्ट है। इसके बारे में हम चैप्टर 11 में बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि जो कृष्ण है, भगवान है, वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन कृष्ण का डिवोटी है, उनका दोस्त भी है। तो कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि भाई तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। केवल मैं ही हूं जो तुमको सारी मुसीबतों, सारे इविल से बचा सकता हूं, इसलिए सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो इस तरीके की जो वर्शिप होती थी ना, कि आप सब कुछ छोड़ के अपनी देवी देवता की भक्ति करने लगी, दुनिया भर, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में शुरू कर गया, इसको भक्ति बोला गया। और यहाँ पे भक्ति किसी एक इंडिविजुअल गॉड या गॉडेस की होती थी। तो यहाँ पे गॉड या गॉडेस की पूजा पे फोकस आ गया, ना कि सैक्रिफाइसेस पे। वैदिक एरा में क्या हो रहा था कि जानवरों को मार काट के यज्ञ में सैक्रिफाइस कर रहे थे, बट यहाँ पे गॉड या गॉडेस की पूजा पे फोकस आया। तो थोड़ा हिंदू धर्म में भी इस समय पे रिफॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ बिलीफ में क्या हुआ कि कोई एक डिवोटी पूरे सच्चे दिल से अपने गॉड या गॉडेस को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद उसकी पूजा करेगा। वो डीटी को वो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में भी पूछ सकता है, एक शेर के फॉर्म में भी पूछ सकता है, पेड़ के फॉर्म में भी पूछ सकता है, किसी और फॉर्म में भी पूजा कर सकता है। और जब भक्ति का कॉन्सेप्ट उभर के आया ना, तो आर्टिस्ट का जो इंटेलेक्चुअल परसूट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ा, और भक्ति से रिलेटेड उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं, मूर्तियां बनाई, और उसके ऊपर बहुत सारे पोएम्स भी अच्छी अच्छी लिखी गई, बहुत सारा लिटरेचर भी लिखा गया। तो भक्ति की अगर बात की जाए तो भक्ति संस्कृत टर्म भाज से आता है। भाज का मतलब टू डिवाइड और शेयर, यानी कि यहाँ पे एक इंटीमेट टू वे रिलेशन बात हो रही है गॉड के बीच में, गॉड गॉडेस और डिवोटी के बीच में, यानी कि जो पूजा कर रहा है और जिसकी पूजा हो रही है उसके बीच में एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। भक्ति किसकी तरफ डायरेक्टेड है? भागवत की तरफ। और भागवत यहाँ कौन है? भगवान, जो कि गॉड है। और इस भगवान के पास क्या है? इस भगवान के पास है भाग। भाग मतलब गुड फॉर्च्यून एंड ब्लिस, यानी कि जिसकी पूजा हो रही है वो भागवत है, वो भगवान है, उसके पास बहुत सारा गुड लक है, और वो उस गुड लक को अपने डिवोटी के साथ शेयर करेगा। तो उसका डिवोटी कौन है? वो है भक्त, जिसको भगवता भी बोलते हैं। तो भगवता अपनी भक्ति को भागवत की तरफ डायरेक्ट करेगा, और जो भागवत है उसके पास बहुत सारा गुड लक है, फॉर्च्यून है, ब्लिस है, वो उस गुड लक फॉर्च्यून को अपने डिवोटी के साथ शेयर करेगा। ये भक्ति का कंसेप्ट है। काम भर की चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं भक्त के थ्रू एक पोएम लिखी हुई है यहाँ पे। भक्ति लिटरेचर बोलता है कि अगर आप अमीर हैं, हाई स्टेटस के हैं, या बहुत ज्यादा लर्नड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भगवान के साथ आपकी क्लोज रिलेशनशिप हो जाएगी। यहाँ पे एक पोएम है जो कि अप्पार ने लिखी है तमिल में। अप्पार शिवा का एक डिवोटी था, वो लगभग 1400 साल पहले उसने एक पोएम लिखी थी। अप्पार एक वेलला था। यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूँ, चैप्टर 8 में मैंने वेलला की बात कर रखी है, जाके देखिए वेलला क्या हुआ करते थे। तो इसने क्या लिखा अप्पार ने कि द लेपर विद रॉटिंग लिम्स, एक लेपर है जिसके लिम्स रॉट कर रहे हैं। ये एक ऐसा आदमी है जिसको ब्राह्मण के द्वारा लो माना जाता है, जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो कि गंदगी साफ करते हैं, कुछ ऐसा आदमी है। अगर ये आदमी भी डिवोटी बन जाता है उस इंसान का जिसने अपने लंबी जटाओं में गंगा को धारण कर रखा है, जो कि शिवा है, तो अगर वो शिवा का डिवोटी हो जाता है तो मैं इस इंसान का डिवोटी हो जाऊंगा, मैं इसकी पूजा करूंगा। तो यहाँ पे भक्ति, पोएट के हिसाब से भक्ति में क्या चीज ज्यादा जरूरत हुई? डिवोशन ज्यादा जरूरी हुआ, सोशल स्टेटस ज्यादा जरूरी नहीं हुआ। और चूंकि ये डीटी स्पेशल होते गए धीरे धीरे, तो इनकी इमेजेस आपको घरों के अंदर नजर आने लगी, टेम्पल्स बनने लगे इनके, और इन टेम्पल्स में इनकी पूजा करने लगी। और इसकी वजह से भक्ति में जबरदस्त आर्ट का उदय हुआ, बहुत अच्छे स्कल्पचर, पोएट्री और आर्किटेक्चर बनाए गए इससे रिलेटेड। अगर हिंदू वर्ड की बात की जाए तो हिंदू वर्ड कहां से आया? तो जैसे कि इंडिया वर्ड
इंदस नदी से निकला है। वैसे हिंदू वर्ड भी, हिंदू वर्ड को कौन यूज करता था? जो अरब्स थे, ईरानियंस थे। तो अरब्स ईरानियंस हिंदू उन लोगों को बोला करते थे जो कि इंदस नदी के ईस्ट में रहते हैं, उनकी कल्चरल प्रैक्टिस को मानते हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ को मानते हैं। तो भाई वो लोग जो कि इंदस नदी के ईस्ट में रहते हैं, उनकी कल्चरल प्रैक्टिस, उनके रिलीजियस बिलीफ को हिंदू बोला गया, इसलिए ये नाम हिंदू पड़ गया इस धर्म का। यहाँ पे हम जीसस क्राइस्ट की और क्रिश्चियनिटी की थोड़ी बात करेंगे। लगभग 2000 साल पहले वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ बैथलेहेम में। बैथलेहेम उस समय रोमन एम्पायर का पार्ट था। जीसस क्राइस्ट को सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे लव से रहिए, कैसे दूसरों को ट्रस्ट करिए और दूसरों को उस तरीके से ट्रीट करिए जिस तरीके से आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं बाइबल के, आप इनको पढ़ सकते हैं। क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल को बहुत अपील किया और पूरी दुनिया भर में उनकी टीचिंग्स फैल गई, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में। और धीरे धीरे कृष्ण धर्म के प्रचारक वेस्ट एशिया में पहुंचे और वेस्ट एशिया से वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंच गए क्राइस्ट की मृत्यु के 100 सालों के अंदर। और जो केरला के क्रिश्चियन है ना, जिनको सीरियन क्रिश्चियंस बोला जाता है, ये वेस्ट एशिया से आए थे, इसलिए इसको दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी माना जाता है। तो हमने कुछ कीवर्ड समझे, ट्रेडर्स, मोमिंदा, रूट, सिल्क, कुशानाज, महायान, थेरावाड़ा, बोधिसत्व, पिलग्रिम, भक्ति। थेरावाड़ा आपको पूरा भले ना समझ में आया हो, वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे। सिल्क मेकिंग की डिस्कवरी चाइना में 7000 साल पहले हुई थी। चोल, चेर, पांड्य राज लगभग 2300 साल पहले फ्लोरिश करना शुरू हुए थे। सिल्क की डिमांड रोमन एम्पायर में 2000 साल पहले बहुत तेजी से बढ़ी। कुषाण रूलर था एक कनिष्क, वो 1900 साल पहले राज किया करता था, लगभग 100 एडी में। फाजियान इंडिया आया था 1600 साल पहले। हुआन हुइनत्सांग, जिसको जुआनजांग भी बोला जाता था, वो इंडिया आया था आज से 1400 साल पहले। और अपार ने डिवोशनल पोएम्स लिखी थी शिव के ऑनर में लगभग 1400 साल पहले। और ईत सिंह कब आया था? जुआनजांग के 50 साल बाद, यानी कि अभी से 1350 साल पहले। भाई वो वीडियो आपको पसंद आई फ्रेंड्स, पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे इनको शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।